लोकसभा चुनाव के पहले चरण में जिस सीट पर सबसे ज्यादा चर्चा थी उसमें से कैराना की भी सीट शामिल रही। यहीं पर 2013 के दंगों के बाद हिंदुओं के पलायन का आरोप लगा और उसके बाद से यहां की सियासत और सामाजिक समीकरण बदल चुका है। बीजेपी के मौजूदा सांसद प्रदीप चौधरी फिर से मैदान में हैं। उन्होंने चुनौती दे रहे हैं लंदन से पढ़ाई करके लौटी समाजवादी पार्टी की इकरा हसन की खूब चर्चा हुई। पढ़ी लिखी कैंडिडेट हैं। इकरा हसन के परिवार का अपना एक सियासी दबदबा है। इकरा हसन के दादा अख्तर हनफ, पिता मुनव्वर हसन, मां तबस्सुम भी सांसद रह चुके हैं। इकरा हसन के भाई नाहिद हसन जो पिछले चुनावों में भी लगातार चर्चा के केंद्र में रहे थे, 3 बार से विधायक हैं। इसके बावजूद बीजेपी कैराना में पिछले 2 बार से चुनाव जीत रही है। इसे हिंदुत्व की एक प्रयोगशाला के तौर पर भी बार बार चर्चा में लाया गया। अब ये कितनी प्रयोगशाला कामयाब होती है या इकरा हसन यहाँ पर अपनी पॉलिटिकल फैमिली लेगेसी को आगे बढ़ा पाती हैं, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। क्या यहाँ से समीकरण दिखाई दे रहा है? प्रदीप चौधरी वर्सेस इकरा हसन। अनंत जी, कौन जीत सकता है या कौन जीतने की संभावना रखता है? इकरा हसन बहुत अच्छा बोलती भी हैं और बहुत अच्छे से चुनाव प्रचार भी करती हुई दिखाई दी हैं। बोलने से अगर चुनाव जीता जा सकता तो मुझे लगता है सिद्धू कभी चुनाव नहीं हारते। आप कहा नवजोत सिंह सिद्धू तक पहुंचा? नहीं, आपने कहा कि बोलती बहुत अच्छा है। हाँ, मतलब क्या गुरु हो जाओ शुरू। हाँ, तो मतलब बोलने से सिर्फ लफ्फाजी से, लफ्फाजी सपोर्टेड बाय वर्क। अगर आप बोल रहे हैं और आपका काम भी दिख रहा है, तब विश्वसनीयता और प्रामाणिकता आपके साथ आती है। लेकिन इकरा हसन का अभी पॉलिटिकल कौशल जांचा जाना या परखा जाना शेष है। प्रदीप चौधरी को लोगों ने देखा है और जैसा आपने कहा कि कैराना जो लोकसभा क्षेत्र है ना, वो अपने आसपास के लोकसभा क्षेत्रों से भी बहुत प्रभावित होता है। चाहे आप मुजफ्फरनगर को देख लीजिए, चाहे सहारनपुर को देख लीजिए, चाहे इधर को देख लीजिए। तो मुझे लगता है कि कैराना सचमुच ये कैराना में चुनाव हिंदू मुसलमान पे होता है ऐसा कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। कैराना में जाति समीकरण बाद में आते हैं, लेकिन जो सुरक्षा और उसको लेकर होता है ना कि हमें किस प्रकार वहां हम रात को 12 बजे जा सकते हैं, हमें कोई खींचेगा तो नहीं, हमें कोई गाड़ी से उठा तो नहीं लेगा, ये जो सुरक्षा की भावना, इस पे चुनाव होता है। तो मुझे लगता है कि 2014 में हुकुम सिंह जी का निधन हो गया था शायद, जब वो सांसद चुने गए थे। उसके बाद प्रदीप चौधरी को उनकी बेटी लड़ी थी जो हार गई फिर उपचुनाव में, फिर उनके मृगांका या कुछ ऐसा ना, हाँ, तो उसके बाद प्रदीप चौधरी जी ने चुनाव जीता था 2019 में। तो इस बार प्रदीप चौधरी के प्रोस्पेक्ट्स वहां बहुत अच्छे हैं और मुझे लगता है कि वेस्टर्न यूपी के बारे में पिछली बार भी लोग यही जो पॉलिटिकल इको सिस्टम के लोग हैं वो कहते थे अरे अरे पूरा तो खेल खत्म हो गया खेल। मुझे लगता है कि और अब बीजेपी को सबसे ज्यादा भरोसा वेस्टर्न यूपी पर ही है। वो सबसे पहले चुनाव यहीं से शुरू करते हैं, यहां से शुरू करके वाराणसी तक जाते हैं। तो मुझे लगता है कि सहारनपुर हो, मुजफ्फरनगर हो, कोई भी सीट हो, ये सारी सीटें बीजेपी बहुत अच्छा करेगी। इसका एक कारण ये भी है कि इस बार समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। और जैसा कि हम अगर इसके पिछले जो सीट आप डिस्कस कर रही थी सहारनपुर जी, राघव लखनपाल की जो सीट डिस्कस कर रहे थे, वहां उस बार बीजेपी के बसपा और सपा के ज्वाइंट उम्मीदवार को 41% वोट मिले थे, 41% वोट मिले थे उनको। और इनको उनसे बहुत 20,000 वोट से ये हारे हैं। 591 और 494 कुछ ऐसा था, 20-22 हजार से वो हारे थे वो तब, जबकि दोनों एक हो गए थे। इस बार दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। मैं इसलिए बार बार, मैंने शुरू में भी कहा था कि बहन मायावती जी ने जिस प्रकार से अपने उम्मीदवारों का इस बार चयन किया है वो बहुत इंडिया अलायंस को नुकसान पहुंचाने वाला है। इंडिया अलायंस को नुकसान पहुंचाए या न पहुंचाए, उन्होंने चुनाव को बहुत दिलचस्प बना दिया है। और वो त्रिकोणीय चुनाव में जब भी होगा तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। हर्षवर्धन जी ने विस्तार से उसकी चर्चा भी की। एक मैं रामपुर सीट की और बात कर लेती हूँ। रामपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक और मुस्लिम बहुल सीट, जहां पर मुस्लिम आबादी करीब 50% है, यानी कि मुस्लिम वोट जिसे एक मुश्त मिल जाए उसकी जीत पक्की है। हालांकि हमारे जो तीनों मेहमान हैं बहुत ज्यादा कास्ट इक्वेशन, रिलीजन इक्वेशन पर बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ का इक्वेशन ऐसा है, करेंगे, खुल के बोलेंगे। हम लोग तो खुल के बोल रहे हैं। रामपुरी छुरी जो है, रामपुरी छुरी किस पर चलने वाली है? चलिए मैं बाकी बातें बाद में। रामपुरी छुरी किस पर चलने वाली है?
छुरी वगैरह जब कहा जाता है ना, हम लोग हिंसा के समर्थक नहीं हाँ बिल्कुल, उसके तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन छुरी वगैरह जब बात होती है तो विश्वासघात के संदर्भ में होती है। छुरी की जब चर्चा ही होती है तो वो विश्वासघात के संदर्भ में होती है, यानी कोई अपना व्यक्ति अचानक आपको छुरी मार दे, गले मिल रहा हो छुरी मार दिया, ये एक कहा जाता है। रामपुर में अखिलेश यादव के लिए वो आशंका बहुत बड़ी है। रामपुर में मौलाना दौड़ते दौड़ते नामांकन किए। रामपुर में जिसको हम बार बार कहते हैं किसका रामपुर, तो वैसे तो नवाब साहब का रामपुर, लेकिन नवाब साहब तो कांग्रेस वाले अब उस तरह के रह नहीं गए, उनका परिवार नहीं रह गया। अब नवाब साहब का परिवार कर रहा है आजम खान साहब का विरोध, आजम खान का विरोध कर रहा है रामपुर का, लेकिन रामपुर का जो आजम खान वाला परिवार है वो भी कह रहा है कि अब हम आजम खान का विरोध करेंगे, यानी किसका? आजम खान की समाजवादी पार्टी का। तो बड़ा कॉम्प्लेक्स सा समीकरण है वहां। घनश्याम लोधी जो भाजपा के सांसद हैं वो आजम खान के ही पुराने विश्वसनीय व्यक्ति रहे हैं, विश्वस्त व्यक्ति रहे हैं। समाजवादी पार्टी की अपनी यूनिट वहां दो फाड़ है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए फिर से संभावनाएं बेहतर दिख रही। सुधांशु जी, रामपुर जो है बड़ी मजेदार कॉन्स्टिट्यूएंसी, जैसा कि अभी बताया ना कि एक छत्र राज था, पहले जो था आजम खान का था, और उसी वजह से वो जीतते रहते थे। इस बार जो है वहां पे घर की जो लड़ाई है उनकी, उसने ना केवल वोट को विभाजित करा है, दूसरा कि भाजपा की तरफ से एक बड़ा मजबूत चुनाव लड़ा जा रहा है वहां पे। तो इसलिए वहां पे जो संभावनाएं हैं वो मैं नगण्य मानता हूं भाजपा को ना सफलता मिलने की। क्यों? क्योंकि वहां पे सापा के अलग अलग धड़े ही आपस में एक दूसरे को हराने में लगे हुए हैं। तो इसलिए क्या करें? अच्छा, जैसे कि कहा कि नवाब रामपुर का भी एक अपना रुतबा, एक जज्बा रहा है वहाँ पे और कद रहा है वहाँ पे। अब वो लोग भी खिलाफ हैं, आजम खान के खिलाफ है। प्रत्याशी आखिरी मिनट में बदला गया, आखिरी मिनट में कौन था कौन नहीं, तो मतलब इस सारी चीज़ को देख के वहाँ पे समर्थन नहीं है। इसलिए जो कभी गढ़ रहा था सापा का वो ढह गया है, वो भाजपा का अब गढ़ में परिवर्तित होता जा रहा है। और ये सत्य है कि वहाँ पे हिंदू मुसलमान जो है वो चुनाव होता है, और हिंदुओं में एकता है और मुसलमानों में विभाजन है, क्योंकि वो हराने में लगे हुए हैं। इसलिए चुनाव जो है आजम खान को लेकर ये नाराजगी और विद इन द पार्टी भी कोई बहुत अच्छी रिपोर्ट नहीं है। करना चाहता हूं, जो आप कह रही हैं उसी को आगे बढ़ाना। मैं रामपुर गया था कुछ दिनों पहले, तो मैं कहीं और जा रहा था, वहाँ रुका था, कुछ लोगों से बातचीत हुई, तो वहाँ एक अजीब सी बात मुझे देखने को मिली कि जो आजम खान के सपोर्टर हैं वो समाजवादी पार्टी से नाराज हैं। उनको लगता है कि आजम खान जब जेल में जब से हैं तब से उनकी अपेक्षा ये थी कि अखिलेश यादव जिस मजबूती के साथ उनके साथ खड़े होंगे या उनके पक्ष में लड़ाई लड़ेंगे, वो उनको लगता है कि अखिलेश यादव ने उनकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया। तो ये चुनाव में भी एक फैक्टर था। वहां आजम खान के जो सपोर्टर हैं वो अखिलेश यादव के कैंडिडेट के प्रति उदासीन है। उनको लगता है कि यार इनको वोट देके क्या फायदा, बल्कि उदासीन ही नहीं है, आक्रामक तरीके से। तो मुरादाबाद में भी होता रहा कि आजम खान चाह रहे हैं कि फलाना को जो है चुनाव लड़वाते हैं, अखिलेश यादव चाह रहे हैं वो फलाना को चुनाव लड़वाते हैं, और आखिर तक ये कंफ्यूजन चलता रहा। एक और इसमें था, उनका ये सबकी अपेक्षा थी कि ये आंदोलन खड़ा करेंगे, क्योंकि सापा का जो सारा गणित है वो मुसलमान और यादव वोट का है, MY है ना कॉम्बिनेशन का, और मुसलमान के नाम पर उनका सबसे बड़ा नेतृत्व जो था आजम खान का था। आजम खान को जब पकड़ा गया तो उसके बाद उनको लगता था कि ये जो है एक बड़ा आंदोलन करेंगे, एक बड़े समर्थन जुटाएंगे आजम खान को और उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे, जो हुआ नहीं। अच्छा, लड़ाई लड़ने के लिए सामर्थ्य चाहिए होता है, आपको एक कमिटमेंट चाहिए होता है, आपको एक राजनीति का एक, जैसे मुलायम सिंह थे तो साइकिल जो थी वो मुलायम सिंह की थी, इनकी जो है मर्सिडीज गाड़ी है ना। मुलायम सिंह खाटी नेता थे जमीन पे, तो वो आंदोलन कर सकते हैं। मर्सिडीज गाड़ी में बैठ के आंदोल कभी हुआ है क्या? तो ये जो फर्क है, 2007 में पूरे साइकिल से यूपी घूमे वो उसके बाद उनको लग गया यार इसमें मेहनत बहुत लगती है, तो जोश में उसमें वो चले थे। साइकिल जो BMW वाली बढ़िया थी, वैसे 12 में करे, देखो साइकिल जो चलाई वो 12 में, और वही साइकिल अब दोबारा उठाने की हिम्मत ही नहीं हुई ना उसके बाद। तो उसके बाद मर्सिडीज की गर्मी है, आप भी ऐसी बात नहीं, मैं मानता हूं 46 डिग्री में कोई अन्याय भी है, अन्याय है कि 46 डिग्री में साइकिल लेके, और उनके लिए आजम खान के लिए एक आंदोलन खड़ा कर देने की उपेक्षा होना, यह भी बहुत अन्याय है।
अरे भाई ठीक है, जिसने जो कर्म करे वैसा उसको फल मिल रहा है। ठीक है। अब ये तो आप तर्ज उसमें करें। यादव जी क्या करेंगे, उसमें अखिलेश का क्या उसमें लेना देना है? आप तो अखिलेश जी के प्रति सिंपैथी दिखा रहे मैं हैं बहुत सुधांशु दिखा जी। रहा हूँ कि भाई उनसे अपेक्षाएं जो है गलत करी जा रही हैं, कि वो आजम खान के लिए कोई बहुत वहां पे आंदोलन खड़ा करते, कैसे खड़ा करते? अभी उन्होंने करा वो जाने, अब ये उनके पिताश्री के पीढ़ी के लोग हैं, जी, उनकी जी। पीढ़ी के लोग थोड़ी हैं ये।